थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, और इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पूरा देख लिया था। सारा प्रोसेस हमने देख लिया था, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रोपिक और साइक्लिक प्रोसेस। और सारे प्रोसेस में हमने डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू और डब्ल्यू को निकालना सीख लिया था। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिरकार फर्स्ट लॉ में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ा। ठीक है, तो देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमको ये बताएगा कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, चाहे कितना हीट रिलीज होगा, उस रिएक्शन के होने पे वर्क कितना होगा, अगर वो हो जाता है रिएक्शन तो वर्क कितना होगा, क्या क्या चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, सब कुछ बता देगा। लेकिन तुमको ये नहीं बताएगा कि गिवन कंडीशन में वो वाला रिएक्शन जो है वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सिंपली अब तक तुम जो सवाल किए होगे उसमें लिखा रहता था कि ये रिएक्शन हुआ, और अगर ये रिएक्शन हुआ, चाहे ये गैस अगर एक्सपैंड हुआ, चाहे ये गैस अगर कंप्रेस हुआ, तो इस प्रक्रिया में कितना हीट एक्सचेंज हुआ, कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में, इंथैल्पी में, ये निकालो। लेकिन तुमने कभी भी इस पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं किया कि जो घटना उस सवाल में होने के लिए बोल रहा है उस घटना का होना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। सिंपली अगर बोलेगा कि आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो तुम इस कन्वर्जन में, चाहे वो अगर तुम्हारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो तुम इस रिएक्शन में वर्क डन निकालते थे। लेकिन तुमको इससे कोई मतलब नहीं होता था कि जो टेम्परेचर प्रेशर दिया है उस टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, इस पे कोई कमेंट नहीं करता था। पहली बात। दूसरी बात, देखो, कोई भी अगर तुम हीट इंजन बनाते हो, कोई भी इंजन अगर तुम बनाते हो, तो तुम इंजन क्यों बनाते हो? ताकि तुम उस इंजन से काम ले सको, तुम्हारा इंजन जो है वो वर्क करे। तो वर्क कराने के लिए इंजन को हीट दिया जाता है। तो होता क्या है रियलिटी में कि मान लो तुम इंजन को 100 जूल का हीट दिए और तुम चाहते हो कि अगर 100 जूल का हीट दिए हो तो वो 100 जूल का वर्क करे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंजन हमारा 100 जूल का वर्क करता है। तो तुम बोलोगे क्या एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो मतलब काम नहीं आया, वो क्या गलत हो गया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है वो हमेशा काम आता है। तो होता क्या है कि अगर तुम किसी इंजन को 100 जूल का हीट दिए तो उसमें से कुछ हीट जो है वो ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज रिलीज कर देता है। जैसे 100 दिए, मान लो साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू हमारा 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। डेल्टा यू हमारा 0 होगा अगर साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक में हम बात कर रहे हैं साइक्लिक की, क्योंकि स्टेट फंक्शन था यू, और अगर डेल्टा यू 0 है तो क्यू बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। यानी कि जो हीट एक्सचेंज है वो वर्क डन बाय द गैस, चाहे बाय द सिस्टम, चाहे बाय द हीट इंजन के बराबर होगा, क्योंकि क्यू पॉजिटिव होगा तो डब्ल्यू यहां पे नेगेटिव आएगा। तो अगर तुम इंजन को 100 जूल का हीट देते हो तो कायदे से ये जो 100 जूल का हीट दिए हो वर्क में कन्वर्ट जब होगा तो हमारा इंजन -100 का वर्क करेगा। लेकिन रियलिटी में होता यह है कि जब तुम इंजन को 100 जूल का हीट देते हो तो इस 100 जूल में से कुछ हीट को सिस्टम जो है वो बाहर फेंक देता है। जैसे 100 जूल का दिए हो हीट, तो उसमें से 10 जूल को बाहर फेंक दिया, तो नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा? 100 तुम दिए और 10 बाहर रिलीज कर दिया, तो दो हीट आया यहाँ पे, एक हीट ऐड हो रहा है, दूसरा रिलीज हो रहा है, तो नेट हीट हो जाएगा 100 - 10 बराबर 90, और 90 का वर्क होगा। कहने का मतलब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड तो है, गलत नहीं हो रहा है, सही है, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुमको कहीं से भी कभी भी ये जानकारी नहीं दिया था कि 100 में से 10 बाहर निकलेगा या 20 बाहर निकलेगा या बाहर नहीं निकलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। वो सिंपली बोला कि अगर डेल्टा यू 0 है तो क्यू का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि अभी भी सही है। तुम 100 जूल का हीट दिए, 10 बाहर फेंक दिया, यानी कि नेट हीट एक्सचेंज जो है 90 का हुआ, तो वर्क हमारा 90 आया। लेकिन तुम इसको 100 का हीट दिए थे 90 का वर्क कराने के लिए थोड़े ना, तुम तो चाहते थे कि वर्क भी हमारा 100 का हो, लेकिन 100 का वर्क हो नहीं पाया। कभी कभी क्या होगा, 100 दोगे तो 20 रिलीज कर देगा और बाकी 80 का वर्क होगा, 100 दोगे 40 रिलीज कर देगा, बाकी 60 का ही वर्क होगा। तो हम देखते हैं कि कभी भी तुम हीट देते हो इंजन को तो उसको पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। रेस्ट हीट जो होता है, वर्क में कन्वर्ट करने के बाद जो रेस्ट हीट होता है वो रिलीज हो जाता है अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 नहीं है, मान लो कि 100 में से 10 जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, बचा 90, तो इस 90 का एक हिस्सा वर्क में जाएगा और बाकी हिस्सा रिलीज हो जाएगा। कभी भी हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। ऐसा हम लोग सीखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। फर्स्ट लॉ सिंपली ये बोला कि एनर्जी कंजर्व रहेगा, अगर हीट अंदर गया बाहर आया तो जो नेट हीट का एक्सचेंज है वो डेल्टा यू और डब्ल्यू से आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो हीट एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा,
लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं दिया कि जो तुम हीट दे रहे हो वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट होगा या कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या जानकारी नहीं दिया, कोई भी रिएक्शन गिवन कंडीशन में होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस हद तक होगा। चाहे कोई भी प्रोसेस, जैसे रिएक्शन वैसे कोई दूसरा प्रोसेस भी ले सकते हो, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो किस हद तक पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है ना हेडिंग दो, ये बस समझाने के लिए बोल रहे थे। सबसे पहले हेडिंग दो, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा नहीं है गलत हो गया, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका लिमिटेशन है। ठीक है, वो कुछ जानकारी हमें नहीं देता, फर्स्ट लॉ के सहारे कुछ जानकारी तुमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हेडिंग दो सबसे पहले, ये पॉइंट्स नोट करो। देखो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं इन चीजों को। बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट कमेंट इफ हीट विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क और नॉट, और इफ यस देन अप टू व्हाट एक्सटेंट। हीट जो है वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस हद तक होगा। इस बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई जानकारी नहीं देता, बिल्कुल कमेंट नहीं करता इस पर। दूसरी बात, इट ऑल्सो डज नॉट एस्टैब्लिश वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस और एट इक्विलिब्रियम। कोई भी प्रोसेस अगर दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता। और ये लास्ट पॉइंट भी इसी तरह का है, बस ये वाला पॉइंट प्रोसेस के लिए लिखा हुआ है और ये पॉइंट जो है वो रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन जो है वो अपने गिवन डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा चाहे नहीं करेगा। अगर प्रोसीड करेगा तो उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं करेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर करेगा तो किस हद तक करेगा। कहने का मतलब, कोयला अगर जलाते हो तो सारा कोयला जल जाएगा, CO2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या सारा नहीं जलेगा, बच जाएगा कुछ, है ना, या फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कभी होगा ही नहीं। अमोनिया अगर डिकम्पोज कर रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, तो गिवन कंडीशन में 100% डिकम्पोज करेगा या 50% करेगा या 25% करेगा या करेगा ही नहीं। इस बारे में फर्स्ट लॉ हमें कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो। और इसको नोट करने के बाद तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, दो नया टर्म आया, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसको नोट करो, पॉज करके फिर हम मिटाएंगे और अगला हमारा टॉपिक शुरू होगा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो जो हेडिंग दो, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है, और उसको छोटा सा हेडिंग देना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते किसको है, तो इसका सबसे साधारण सा, सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है कि गिवन कंडीशन में जो भी प्रोसेस हो जाए वो स्पॉन्टेनियस होगा, जो नहीं हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सिंपली जैसे तुमसे हम पूछें कि बर्फ का पिघलना, आइस का मेल्ट करना कौन सा प्रोसेस है, तो बहुत लोग आंसर कर दोगे कि स्पॉन्टेनियस है। तुम्हारा आंसर गलत होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि आइस का मेल्ट होना कौन सा प्रोसेस है, तो तुम्हारा सवाल होगा कि कंडीशन क्या है। अगर अभी की हम बात करें, राइट नाउ इंडिया की बात करें, तो अभी अगर आइस को हम यहाँ पे रख दे तो वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन आइस को तुम जाकर अगर अंटार्कटिका में रखते हो तो वहां पे मेल्ट करने वाला नहीं है ना, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सी से नीचे है, 180 टेम्परेचर पे 0 डिग्री सी से नीचे है, तो आइस मेल्ट करने वाला नहीं है। तो आइस को अगर तुम 0 डिग्री सी टेम्परेचर से नीचे 180 पे मेल्ट कराने की चेष्टा करते हो, तब वो मेल्ट करने वाला नहीं है। उस केस में वो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम इस कमरे में आइस को रखते हैं और वो मेल्ट कर जाएगा थोड़ी देर में, तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में आइस का मेल्ट करना स्पॉन्टेनियस हो गया। यानी कि किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस होना कंडीशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी कंडीशन पे डिपेंड नहीं भी करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कंडीशन पे अगर डिपेंड करेगा तो सेम प्रोसेस किसी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और सेम प्रोसेस किसी दूसरे कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। तुम अगर बोलोगे कि कोई प्रोसेस ऐसा बताओ आप जो कंडीशन पे डिपेंड ना करे, हमेशा स्पॉन्टेनियस हो, तो तुम बोल सकते हो कि दो गैस को अगर कमरे में रखोगे तो दोनों का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, दोनों गैस आपस में मिक्स कर जाएगा, तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दो गैस को कमरे में रखो और वो आपस में मिक्स ना करे। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा डेफिनेशन, व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड्स इन इट्स डायरेक्शन, जब कोई प्रोसेस अपने डायरेक्शन में प्रोसीड करता है ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब हुआ कि खुद से, हमें एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज देने की जरूरत, चाहे एक्सटर्नली कोई भी वर्क कराने की जरूरत नहीं होती, खुद से ही वो प्रोसेस प्रोसीड करेगा अपने डायरेक्शन में इन गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है उस पर, देन इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस और फिजिबल प्रोसेस।
फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जब कोई प्रोसेस जो है प्रोसीड नहीं करेगा अपने डायरेक्शन में खुद से गिवन कंडीशन में, तो हम उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, चाहे नॉन फिजिबल प्रोसेस, चाहे इम्पॉसिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस अभी हम देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एक तो हम बोल दिया ऑलरेडी, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर दो गैस को एक साथ रखते हो तो दोनों इंटरमिक्स कर जाएगा, हम लिख सकते हैं इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेस। और क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखो हीट का जो ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, ये स्पॉन्टेनियस होता है खुद से अगर होगा तो। एसी और फ्रिज की बात नहीं कर रहे, उसमें खुद से नहीं होता। फ्रिज क्या करता है कि फ्रिज के अंदर का हिस्सा ऑलरेडी कोल्ड है और वो उसको और ज्यादा ठंडा कर देता है। तो और ज्यादा ठंडा कैसे करता है, अंदर से हीट निकाल कर बाहर फेंकता है। तो यहां कोल्ड से हॉट की ओर हीट जा रहा है, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसको कराने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल वर्क कराना पड़ रहा है, बाहर से हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, ये खुद से नहीं होता है। खुद से अगर तुम फ्रिज को अगर खुला छोड़ दोगे तो फ्रिज के बाहर का हिस्सा गर्म है और फ्रिज के अंदर का हिस्सा ठंडा है, तो तुम कुछ देर में पाओगे कि फ्रिज का जो अंदर का हिस्सा होता है वो भी गर्म हो जाता है। उसका रीजन यही है कि क्योंकि हमारा हीट जो है वो फ्रिज के बाहर से फ्रिज के अंदर में ट्रांसफर हो गया, अगर उसका गेट खुला है तो। अगर फ्रिज का गेट तुम खुला कर दो और जो उसका पावर सप्लाई है उसको हटा दो, तो थोड़ी देर में फ्रिज के अंदर का जो सामान है वो भी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर उसका राइज कर जाएगा। उसका रीजन यह है कि बाहर से हीट अंदर में चला गया। तो हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस क्या होगा, खुद से हीट कहां से कहां जाएगा, कोल्ड से हॉट की ओर या हॉट से कोल्ड की ओर। तो तुम्हारा आंसर होगा हॉट से कोल्ड की ओर। यही रीजन है कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो तो तुमको वार्म महसूस होता है। रीजन यह है कि तुम्हारा बॉडी ठंडा है और मान लो कि रॉड है वो हॉट है, उसको अगर तुम छूते हो, ज्यादा हॉट नहीं है ना, मतलब मॉडरेट हॉट है फील करने के लिए, ऐसा नहीं कहा जल जाए, तो मॉडरेट हॉट है, तुम उसको ऐसे पकड़ते हो तो तुमको वार्म फीलिंग आएगा। उसका रीजन यह है कि वो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो हीट रिलीज कर रहा है तुम्हारे हाथ की ओर, और बिकॉज कि तुम्हारा हाथ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको गर्मी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो अगला लिखो इसका एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और बताओ बच्चों, मान लो गैस का हम फ्री एक्सपेंशन कराते हैं। फ्री एक्सपेंशन का मतलब गैस है और बाहर में वैक्यूम है, तो बाहर में वैक्यूम है तो बाहर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो गैस जो है हमारा वो फ्रीली एक्सपैंड करता जाएगा, वो कभी भी खुद से कंप्रेस होने वाला नहीं है। यानी कि गैस का जो फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ठीक है, और देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो इरिवर्सिबल वो होता है जो खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, गिवन कंडीशन में वो अपने डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, रिवर्स होने वाला नहीं है। तो अगर गिवन कंडीशन में अपने डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो सेम डेफिनेशन तो स्पॉन्टेनियस का भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। लेकिन ये सब लाइन बोलते समय ये भी ध्यान रखना कि गिवन कंडीशन में, तो वैसे अंडरस्टूड है क्योंकि कंडीशन अगर चेंज किए और वो चेंज होने पे इरिवर्सिबल ना रहा, तो अगर वो इरिवर्सिबल ना रहा तो स्पॉन्टेनियस भी ना रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस हो गया। अभी हम लोग बस छोटा सा डेफिनेशन ही देख रहे हैं। फर्स्ट लॉ हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके लिए हम लोग सेकंड लॉ का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, पहली। दूसरी बात, ये स्पॉन्टेनियस हमने पढ़ा, अगला हम पढ़ेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तुमसे पूछा जाए कि अगर स्पॉन्टेनियस को हम इरिवर्सिबल बोलते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस को क्या बोलेंगे, तो बहुत सारा बच्चा इसमें रिप्लाई करेगा कि रिवर्सिबल। गलत, एकदम गलत। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि गिवन डायरेक्शन में जाना, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो कि सीधा ऑपोजिट होता है उसका, इसका मतलब होता है कि उस डायरेक्शन में नहीं जाना। तो इरिवर्सिबल का मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका उल्टा होगा कि उस डायरेक्शन में अब नहीं जाएगा। तुम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल करो, इरिवर्सिबल को अगर तुम रिवर्सिबल बोलोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि दोनों डायरेक्शन में इक्वल एज से जाएगा। तो किसी डायरेक्शन में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना का उल्टा होता है ए से बी पे नहीं जाना, ना कि ये होगा कि ए से बी की ओर भी जाना और बी से ए की ओर भी जाना। तो ध्यान देना, इरिवर्सिबल का उल्टा रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल का उल्टा होता है इम्पॉसिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब किसी डायरेक्शन में प्रोसीड करता चला जाएगा, और इसका उल्टा का मतलब यह हुआ कि उस डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा
और नहीं करेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना, स्पॉन्टेनियस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल और नॉन स्पॉन्टेनियस को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। तो फिर रिवर्सिबल किसको बोलते हैं? तो जो रिएक्शन ना ही स्पॉन्टेनियस होता है ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होता है वो रिवर्सिबल होता है। यानी कि रिवर्सिबल कंडीशन में तुम दोनों ही डायरेक्शन में कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करके मूव करा सकते हो, जो कि हम लोग बहुत पहले फर्स्ट लॉ के शुरुआत में ही रिवर्सिबल का जो डेफिनेशन देखे थे वहां पे आया था कि रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इनफाइनाइटेसिमल चेंज अगर कंडीशन में लाओ तो जो डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रहा था वो बैकवर्ड भी चला जाएगा, जो बैकवर्ड जा रहा था वो फॉरवर्ड भी चला जाएगा। कहने का मतलब वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन को, जैसे मान लो आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम है तो वो रिवर्सिबिलिटी है 0 डिग्री C 1 atm पे। अगर टेम्परेचर तुम इनफाइनाइटेसिमल से ही बढ़ा देते हो तो आइस से वाटर का बनना स्पॉन्टेनियस होगा और उसका उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वाटर से आइस का। लेकिन अगर टेम्परेचर को तुम इनफाइनाइटेसिमल से घटा देते हो, 0 से नीचे कर देते हो, तो जितना हमारा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम चाहे रिवर्सिबल का कंडीशन वो कंडीशन होता है जहां से कंडीशन को तुम थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो एक डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस भाग जाएगा, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस, और कंडीशन उल्टा कर दोगे तो पहला नॉन स्पॉन्टेनियस और दूसरा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एग्जांपल क्या दिए? मेल्टिंग पॉइंट वाटर और आइस एक साथ है, टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा ही बढ़ाओगे तो केवल वाटर आ जाएगा तुम्हारे पास, और टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन करोगे तो तुम्हारे पास केवल आइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो बच्चों, लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आइडिया लगे गया स्पॉन्टेनियस है व्हेन अ प्रोसेस डज नॉट प्रोसीड इन इट्स डायरेक्शन ऑन इट्स ओन, जो खुद से गिवन डायरेक्शन में प्रोसीड ना करे उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे गिवन कंडीशन में। नॉन स्पॉन्टेनियस का दूसरा नाम होगा नॉन फिजिबल चाहे इम्पॉसिबल प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ऑन इट्स ओन। हीट का ट्रांसफर कोल्ड से हॉट की ओर खुद से है ना, ओवरऑल कभी भी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि वैक्यूम में गैस का कंप्रेस होना नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कंप्रेशन ऑफ गैस इन वैक्यूम ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, दोनों आइडिया लग गया तुमको। सिंपली यहां से निचोड़ के आया कि जो प्रोसेस अपने डायरेक्शन में मूव कर जाए गिवन कंडीशन में वो स्पॉन्टेनियस, और जो नहीं हो गिवन कंडीशन में वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नोट करो। अगला हेडिंग दो बच्चों, इंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इंट्रोपी के टर्म में पढ़ते हैं, तो उसके पहले थोड़ा बहुत इंट्रोपी को, वैसे सेकंड लॉ से ही इंट्रोपी निकल के आता है, लेकिन हम लोगों को स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ना है तो हम लोग पहले इंट्रोपी तुम लोगों को समझा देंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग सेकंड लॉ में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज अभी राइट नाउ एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोपी। इंट्रोपी को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था? जब भी तुम किसी बॉडी को हीट देते हो, जो कुछ देर पहले हम समझाए थे, अब यहां से रिलेट होगा, जब भी तुम किसी बॉडी को हीट देते हो तो उस हीट का एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाएगा। साइक्लिक है तो नहीं जाएगा, लेकिन जा भी सकता है, अगर साइक्लिक नहीं है तो जा सकता है। तो जब भी तुम किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसका एक हिस्सा जाता है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, बचा हुआ हिस्सा जो है वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उसका एक हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होता है और रेस्ट हिस्सा जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जो तुम हीट दिए सिस्टम को, एक बार जब तुम सिस्टम को हीट दिए तो वो 3 पार्ट में बटा। एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में गया, एक पार्ट वर्क में गया, और एक पार्ट रिलीज हो गया वापस। दिए हम और देने के बाद रिलीज हो गया। हम दिए थे कि तुम इसको पूरा यूज करो, सिस्टम उसको यूज ही नहीं कर रहा है, उसका एक हिस्सा रिलीज कर दे रहा है। और क्यों रिलीज कर रहा है? उतना ही क्यों रिलीज कर रहा है? क्या हमको पहले से पता होगा कि नहीं पता होगा कि कितना ये रिलीज करेगा? ये सारा जानकारी हमको सेकंड लॉ से मिलता है। सेकंड लॉ हमको बताएगा कि हीट देने पे कितना रिलीज करेगा और कितना वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, अगर तुम सिस्टम को हीट दिए तो उस हीट का एक हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हुआ और बाकी हिस्सा वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ। जो हिस्सा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो 2 पार्ट में गया, एक इंटरनल एनर्जी में, दूसरा रिलीज हो गया। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो उसका एक हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वर्क के लिए अवेलेबल होता है, और बाकी हिस्सा वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हिस्सा वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होता है उसी हिस्से के मेजरमेंट के लिए हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है एंट्रोपी।
क्लियर हुआ? जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो हीट अगर देंगे तो एक हिस्सा जाएगा इंटरनल एनर्जी में, दूसरा हिस्सा जाएगा वर्क में, और रेस्ट पार्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्क में गया उसको भूल जाओ, जो वर्क में गया उसको भूल जाओ, जो वर्क में गया वो वर्क के लिए अवेलेबल है, बाकी हिस्सा वर्क के लिए अनअवेलेबल है। तो जो हिस्सा वर्क के लिए अनअवेलेबल है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो इंटरनल एनर्जी और जो रिलीज हो रहा है। तो इसी दोनों को कंबाइंड तरीके से मेजर करने के लिए हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हो जाता है एंट्रोपी। ठीक है, तो बातें आ गई आपको समझ में? अभी हम ये पूरा डेफिनेशन इसका लिख देंगे जो भी तुमको अभी हम समझाए हैं। ठीक है, तुम उसको फिर एक बार फिर से सुना देंगे, उसको फिर तुम नोट कर लेना। देखो बच्चों, पढ़ देते एक बार। व्हेन हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, जब सिस्टम को हीट दिया जाता है, देन वन पार्ट ऑफ दिस हीट इज अवेलेबल फॉर वर्क। इस हीट का एक हिस्सा वर्क के लिए अवेलेबल होता है, बट सम पार्ट ऑफ दिस हीट इज अनअवेलेबल, चाहे नॉट अवेलेबल, कुछ भी लिख सकते हो, अनअवेलेबल फॉर वर्क, वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है। दिस अनअवेलेबल पार्ट ऑफ हीट फॉर वर्क इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो हिस्सा वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होता है इसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे बोल रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अनअवेलेबल पार्ट ऑफ हीट, जो भी हीट का अनअवेलेबल हिस्सा है उसके मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ए न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड नेम्ड एज एंट्रोपी। एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी होता क्या है तो उसके नीचे लिखना, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मोलर एंट्रोपी क्या होगा तो बताया था कि मोलर लगा दो किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो वो 1 मोल का होता है, और उसके बाद फिर वो कितना बड़ा सैंपल है उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो क्या बन जाता है तो वो इंटेंसिव बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं मोलर एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर ले पूरा। तो ये समझ गए बच्चों, हीट का जो हिस्सा वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है उसके मेजरमेंट के लिए हमने एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर लगा दोगे इंटेंसिव हो जाएगा। रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको एस से, कैपिटल एस से। अब देखो डेफिनेशन क्या है इसका एंट्रोपी का, तो डेफिनेशन लिखना। इसके पहले जो बताया वो एंट्रोपी को हम इंट्रोड्यूस किया, डेफिनेशन नहीं बताया। डेफिनेशन क्या है, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अभी समझाएंगे क्या होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, अब ये रैंडमनेस क्या होता है बच्चों? रैंडमनेस तो देखो समझाते हैं एक एग्जांपल से। सॉलिड हो गया, जब सॉलिड किसी ब्लॉक को तुम लेते हो, सपोज करो कि तुम आइस को लिए हो अपने पास, तो हर मॉलिक्यूल आइस का जो है वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को, H2O का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जोर से पकड़े हुए है। अगर तुम रख दोगे कहीं पे तो सारा का सारा मॉलिक्यूल जो है एक अरेंज्ड फैशन में है, वहां पे एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में है। कौन सा अरेंजमेंट होता है ये तुम पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। फिलहाल जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो ऑर्डर्ड है, लेकिन जब तुम इसको गर्म करते हो तो इसको हीट मिलता है, और अगर हीट मिलता है तो उस हीट का एक हिस्सा जाता है वर्क में और कुछ हिस्सा जो है इसके फेज को चेंज करता है। तो जैसे इसके फेज को चेंज करेगा मॉलिक्यूल के पास अब एनर्जी आ गया, और एनर्जी आ गया तो अपने जगह पे वो वाइब्रेट करेगा। तो तुम बोलोगे कि उसका पोजीशन अब धीरे धीरे रैंडम होने लगा। पहले उसका पोजीशन फिक्स था, लेकिन जैसी एनर्जी थी वाइब्रेशन आया, अब उसका पोजीशन रैंडम होने लगा। होते 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 एनर्जी इतना बढ़ेगा कि सॉलिड का एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप करने लगेगा और तुम बोलोगे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। डिस्टेंस ज्यादा हो गया, रैंडमनेस आ गया। अगर तुम एनर्जी और ज्यादा देते हो तो धीरे धीरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास और एनर्जी आएगा, और एनर्जी आएगा, और वाइब्रेशन आएगा, और एक समय ऐसा होगा कि इतना ज्यादा उसके पास एनर्जी आएगा कि जो मॉलिक्यूल है वो आसपास के मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिफाई करते हुए वहां से एस्केप कर जाएगा। जैसे एस्केप करेगा तुम बोलोगे ये गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो इतना बड़ा आइस का टुकड़ा था यहाँ पे रखा हुआ, तो रखा हुआ था, तुमको पता था कि सारा मॉलिक्यूल वहीं पे है, लेकिन तुम इसको गर्म करके अगर वेपर में कन्वर्ट कर दिए तो तुम बोलोगे अब इसका मॉलिक्यूल कमरे में कहीं भी हो सकता है, वेपोराइज कर गया, तो उसका पोजीशन पहले की तुलना में ज्यादा रैंडम हो गया। पहले फिक्स था,
चाहे कम स्पेस में वेरिएशन आ रहा था, अब ज्यादा स्पेस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका रैंडमनेस बढ़ गया मॉलिक्यूल का, सारा मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड हो गया, सारा मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, मान लो क्लास में टीचर होता है तो सारा बच्चा बैठा रहता है, लेकिन जैसी बेल बजती है तो सारा बच्चा बाहर निकलना शुरू, तो हम बोलेंगे कि सब कुछ अब डिसऑर्डर्ड हो गया, रैंडमनेस आ गया, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ गया। तो जब भी कभी रैंडमनेस आएगा तो तुम बोलोगे एंट्रोपी बढ़ गया। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी सॉल्यूट को तुम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, मान लो चीनी को तुम पानी में डाल दिए, तो यहां भी रैंडमनेस बढ़ता है। चीनी का जो पार्टिकल था पहले कंबाइंड था, एक जगह पे था, लेकिन पानी में डाल के घोले तो वो पूरे सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ रैंडमनेस बढ़ेगा। अगर दो गैस को मिक्स कर दोगे, तो दो गैस को मिक्स करोगे तो भी रैंडमनेस बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल जो है उसका पोजीशन लेस सर्टेन हो जाएगा, है ना, बेतरतीब तरीके से पूरा का पूरा हो जाएगा। ऐसे सोचो कि दो क्लासरूम में बच्चा है, दो बैच है, एक में 100 बच्चा है, एक में 150 है, दोनों को तुम मिक्स कर दिए एक बड़े कमरे में, 250 बच्चा हो गया। तो पहले जितना सॉलिड इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास था अब उतना सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ, है ना, अनसर्टेनिटी बढ़ा तो रैंडमनेस बढ़ा और डिसऑर्डर भी बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम एक तो ये नोट कर लो, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द सिस्टम, और एग्जांपल के सहारे, ठीक है, डायरेक्ट भी लिखते हैं, इसके बाद लिखो स्टार देकर, इंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन, इंट्रोपी कब कब इंक्रीज करता है। वैसे इंट्रोपी हम लोग डिटेल में मैथमेटिकली तो बाद में देखेंगे ही, जहां पे सारा प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ छोटी मोटी बातें हैं उसको याद रखना है। इंट्रोपी इंक्रीजेस व्हेन, पहला जब सॉलिड लिक्विड में जाए, चाहे लिक्विड गैस में जाए चाहे सॉलिड गैस में जाए, इन सारे घटनाओं में इंट्रोपी बढ़ेगा बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, अगर इसका उल्टा हम देखें तो गैस लिक्विड में गया, लिक्विड सॉलिड में गया, तो इस केस में एंट्रोपी घट जाएगा। अब देखो वॉल्यूम के बढ़ने की जो घटना थी, तो सॉलिड लिक्विड में जाए लिक्विड गैस में जाए तो वॉल्यूम बढ़ता था, लेकिन आइस से वाटर का जो एग्जांपल था वो एक्सेप्शन था। आइस अगर वाटर में जाए तो वॉल्यूम बढ़ता नहीं था बल्कि घट जाता था, बताए थे वर्क में, हम बहुत पहले बताए थे। लेकिन एंट्रोपी में ऐसा नहीं होता, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड अगर गैस में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, बशर्ते कि हम केवल फेज चेंज की बात करें, है ना। ऐसा नहीं कि एक सॉलिड जो है वो रिएक्शन करके दूसरे लिक्विड को फॉर्म कर रहा है तो वहां पे तुम बोलोगे कि एंट्रोपी बढ़ रहा है। हो सकता है बढ़ रहा हो सकता है घट रहा हो, ज्यादा चांस है कि बढ़ेगा नहीं, लेकिन वहां पे हम लोग सर्टेन नहीं है। लेकिन फेज चेंज रिएक्शन में फिजिकल चेंज जब आएगा, कोई एक कंपाउंड अपने सॉलिड फेज से लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी पक्के से बढ़ेगा, लिक्विड अगर गैस में जाएगा तो भी एंट्रोपी पक्के से बढ़ेगा। और कहां पे एंट्रोपी बढ़ेगा, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का जब फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, तो जो गैस पहले छोटे दायरे में रैंडम था अब वो बड़े दायरे में रैंडम है, तो रैंडमनेस बढ़ गया, तो वहां पे हम बोलेंगे एंट्रोपी बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, है ना, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोलते हो वो डिसॉल्व करता है तो इसमें भी एंट्रोपी बढ़ता है। ठीक है, ऑलरेडी समझा चुके हैं। नंबर 4, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन में अगर गैस का मोल बढ़ रहा है, तो गैस का मोल बढ़ रहा है ये चेक करने का तरीका क्या था कि डेल्टा एन जी ग्रेटर एन 0 हो, डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल, और केवल गैस का ले रहे हैं हम, कोफिशिएंट माइनस करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो प्रोडक्ट में ज्यादा गैस है। तो अगर प्रोडक्ट में ज्यादा गैस बन रहा है यानी कि गैस का मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, और गैस का अगर मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो उस केस में रैंडमनेस पक्के से बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, मान लो कि तुमसे बोला गया कि O, O2 और O3 इन तीनों में किसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगा। अगर हम सेम मोल की बात करें तो क्वांटिटी फिक्स कर दी है, तीनों का अमाउंट सेम है, ऐसा नहीं है कि O का 1 मॉलिक्यूल है, चाहे O का 1000 मॉलिक्यूल है और O2 का 1 मॉलिक्यूल है, तुम बोल रहे हो किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में तो 1000 मॉलिक्यूल इसका हो गया बहुत ज्यादा है, तो ऐसी एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेम है सबका और तुमसे पूछा जाए कि किसका एंट्रोपी ज्यादा, तो जिसका रैंडमनेस ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। रैंडमनेस उसका ज्यादा होता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिसिटी पे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज्यादा होता है। तो सिंपली याद रखना, एटॉमिसिटी ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगा किसी भी गिवन गैस के लिए, सेम गैस के लिए। ठीक है, चाहे अलग अलग गैस में भी बोल सकते हो। अगर मान लो तुमसे पूछ दे कि हाइड्रोजन और CO2 में एंट्रोपी किसका ज्यादा है, तो तुम बोलोगे CO2 का ज्यादा होगा, अंडरस्टूड है कि दोनों का मोल सेम होगा,
क्योंकि इसमें 2 एटम है और इसमें 3 एटम है। ठीक है, इन तीनों में अगर बोले तो तुम बोलोगे ओजोन का एंट्रोपी ज्यादा होगा O2 से, O2 का ज्यादा होगा O से। ठीक है, ये साइड में इसको नोट करने का मन होगा तो कर लेना, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे, हायर दी एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी जितना ज्यादा होगा, हायर दी एटॉमिसिटी हायर विल बी एंट्रोपी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख लो O3 का ज्यादा होगा O2 से, O2 का ज्यादा होगा O से। अब देखो बच्चों, तुमको हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे कंफ्यूज। ठीक है, अब देखो सपोज करो हम रिएक्शन ले रहे हैं कि O2 कन्वर्ट हो गया 2O में, O2 के बीच का बॉन्ड टूट गया और वो ऑक्सीजन का एटम दे दिया। ठीक है, अब तुम अब तुमसे पूछा जाए कि बता इसमें एंट्रोपी घट रहा है या बढ़ रहा है, तो तुम बोलोगे कि अभी आपने बताया था कि एटॉमिसिटी जिसका ज्यादा उसका एंट्रोपी ज्यादा, तो O2 का एंट्रोपी ज्यादा होगा O से, यानी एंट्रोपी यहां घट रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि पॉइंट नंबर 4 से बताओ फिर, तो पॉइंट नंबर 4 तो बोलता है कि डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो एंट्रोपी ज्यादा होगा। फॉर ए केमिकल रिएक्शन अगर डेल्टा एन जी बड़ा है 0 से तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि रिएक्टेंट में एक गैस है, प्रोडक्ट में 2 गैस है, O2 का एक मॉलिक्यूल 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ तो एंट्रोपी बढ़ रहा है। लेकिन अगला पॉइंट हमें बोल रहा है कि एंट्रोपी अगर ज्यादा होगा तो सॉरी एटॉमिसिटी अगर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी ज्यादा होगा। एटॉमिसिटी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में एटम का संख्या। तो 5वें पॉइंट से हम देख रहे हैं कि एंट्रोपी घट रहा है, लेकिन चौथा पॉइंट बोल रहा है कि एंट्रोपी बढ़ रहा है। अब दोनों में सही कौन सा है? या फिर दोनों सही है? कहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं चालाकी कर रहे हैं। तो ये दोनों सही है और हम यहाँ पे कुछ चालाकी कर रहे हैं। चालाकी क्या कर रहे हैं? अभी मैंने बताया था कि एटॉमिसिटी के बेसिस पे कंपेयर तब करोगे जब मोल सेम होगा। यहाँ पे मोल सेम नहीं है। अगर तुमसे बोले कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रहा है, तो जब भी रिएक्शन में हम एंट्रोपी पता करते हैं तो हम ओवरऑल प्रोसेस का पता करते हैं, सेम मोल का पता नहीं करते हैं। जैसे अगर बोला कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रिएक्टेंट में गैस का 1 मोल है, प्रोडक्ट में गैस का 2 मोल है। लेकिन अगर तुमसे बोले कि O2 और O में किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, तो तुम बोलोगे O2 का ज्यादा होगा, O का कम होगा। लेकिन यहां पे O का संख्या 2 है, तो O2 की तुलना में एक O2 की तुलना में एक O का कम होगा, लेकिन 2 O का यहां पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो कि O2 जो है उसका एंट्रोपी 100 जूल पर केल्विन है, इतना होता नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं। और O जो है उसका 75 जूल पर केल्विन है। अब देखो तो बच्चों, O2 का एटॉमिसिटी ज्यादा है तो उसका एंट्रोपी भी ज्यादा है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? O2 गया 2O में, तो पहले एंट्रोपी नेट 100 था, एक O2 की वजह से, 1 मोल की वजह से। लेकिन वो 2 मोल O में गया और 1 मोल O का 75 है, तो 2 मोल O का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो यहां पे एंट्रोपी बढ़ने का रीजन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बढ़ रहा है गैस का, इसलिए एंट्रोपी बढ़ रहा है। अगर हम सेम मोल में कंपेयर करते हैं दोनों को, तो हम डेफिनेटली बोलते हैं कि O2 का एंट्रोपी जो है वो O से ज्यादा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये दोनों पॉइंट में से कोई भी गलत नहीं है। जब हम रिएक्शन में कंपेयर करते हैं तो रिएक्शन में जो भी मोल होता है सबके लिए बोलते हैं। लेकिन जब रिएक्शन नहीं दिया रहता और डायरेक्ट तुमको बोलेगा तीनों को कंपेयर करो, तो हम सेम मोल लेकर करेंगे और उस केस में एंट्रोपी हमारा डिपेंड कर जाएगा एटॉमिसिटी पे। रिएक्शन में एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डेल्टा एनजी के बड़ा होने पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पॉइंट देखा, ये तुम लोग को नोट करना है, उधर वाला नोट करना है तो करना, नहीं मैंने तो मत नोट करना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या क्या हमने देखा, मतलब इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन इधर से तो समझा ही दिया ना उसको। एंट्रोपी इंक्रीज करेगा कब? जब सॉलिड लिक्विड में जाए, लिक्विड गैस में जाए, चाहे सॉलिड गैस में जाए, चाहे गैस हमारा फ्रीली एक्सपैंड करे, चाहे तुम किसी सॉलिड को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दो। ठीक है, उसका उल्टा सोचो, मान लो प्रेसिपिटेशन हो गया, तो प्रेसिपिटेशन में एंट्रोपी बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। मान लो सॉल्यूशन में सिल्वर का आयन है, क्लोरीन का आयन है, दोनों मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना दिया, तो यहाँ एंट्रोपी घट रहा है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो 2 आयन जो कि पहले रैंडम था, इधर उधर घूम रहा था, वो दोनों आयन आपस में कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ गया, तो यहां पर रैंडमनेस घट रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट को तुम घोलोगे सॉल्वेंट में, तो यहां पे एंट्रोपी आपका बढ़ रहा है। अगला देखो, केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव होगा, यानी गैसियस मोल बढ़ रहा है, तब एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन अगर एटॉमिसिटी के बेसिस पे चेक करें, 3-4 गैस दे दिया सेम मोल, तो जितना ज्यादा एटॉमिसिटी होगा एंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इन सबको।
चलो अगला स्टार देकर लिखना बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एंट्रोपी को डिफाइन किया जाता है किस फॉर्मूले से आता है, कार्नोट साइकिल से वैसे आता है, बाद में आएगा, लेकिन हम लोग पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं। और सेकंड लॉ पढ़ने के बाद हम लोग एंट्रोपी में फिर से बात करेंगे, और मेन बात हम तभी करेंगे, सारा मैथमेटिकल काम तभी करेंगे। यहाँ पे बस हम इसका फॉर्मूला छोटा सा देखेंगे और हम लोग इन कर जाएंगे सेकंड लॉ में। ठीक है, तो लिखो ds बराबर होता है dq रिवर्सिबल बाई कैपिटल T। हमेशा याद रखना, जैसे इंथैल्पी H बराबर होता था U प्लस PV, जैसे वर्क डन dW बराबर होता था माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, उसी प्रकार से एंट्रोपी ds जो होता है वो dq रिवर्सिबल बाई कैपिटल T होता है। कहने का मतलब ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल हो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा रिवर्सिबल में लगेगा। तो क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, लेकिन उस इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो हीट एक्सचेंज है उसको हम यहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर निकलता कैसे है? तो एंट्रोपी है हमारा स्टेट फंक्शन। तो अगर एंट्रोपी है स्टेट फंक्शन तो वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर तुमको कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है तो तुम उसी इनिशियल फाइनल के बीच में अपनी मर्जी से एक रिवर्सिबल मान लो, और इस रिवर्सिबल प्रोसेस का तुम ds निकाल दो, यहां से ds डेल्टा s निकाल दो इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये अगर रिवर्सिबल है तो इसमें तो लग जाएगा, और इसमें जो डेल्टा s निकलेगा वही डेल्टा s इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्रोपी चेंज जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये निकालने का तरीका होता है, ये सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए तुम ये फॉर्मूला याद करोगे और साथ साथ ये याद रखोगे कि ये फॉर्मूला उसी प्रोसेस में लगेगा, है ना, ये फॉर्मूला उसी प्रोसेस में लगेगा जो रिवर्सिबल हो, है ना। ये dq उसी प्रोसेस का यहाँ पे आएगा जिस प्रोसेस का नेचर हमारा रिवर्सिबल हो। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर मान लो डेल्टा s निकालना है तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन dq रिवर्सिबल बाई t। ठीक है, और यहाँ पे इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा s बराबर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है t बाहर आ जाएगा, तो dq रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन हो जाएगा q रिवर्सिबल बाई t आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ऐसा बाद में देखेंगे। ठीक, तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। छोटा सा बस हम एक एग्जांपल लेते हैं तुम लोगों के लिए। ये बोल रहा है कि जब रिवर्सिबल होगा तब जाकर ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे लगने वाला नहीं है। तो एक बात बताओ, जितना भी फेज चेंज रिएक्शन होता है, जितना भी फेज चेंज रिएक्शन होता है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट पे करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन जो है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम होता है, सब्लिमेशन पॉइंट पे सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम होता है, और ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का इक्विलिब्रियम होता है। और बताया था कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब कि फेज चेंज रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होगा तब तो ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो बस हम एग्जांपल के लिए बस इसी चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारा काम सेकंड लॉ के बाद करेंगे। तो यहां पे हम लिख रहे हैं फॉर ए फेज चेंज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर फेज चेंज रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है 25 डिग्री सी पे, 1 atm प्रेशर है 25 डिग्री सी, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, सारा आइस मेल्ट कर जाएगा। वाटर की बात कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं। तो आइस अगर 0 डिग्री सी पे है तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा वाटर के साथ, 25 डिग्री सी पे इक्विलिब्रियम में रहने वाला नहीं है। तो फेज चेंज का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। फेज चेंज जब मेल्टिंग पे हो, बॉइलिंग पे हो, सब्लिमेशन पॉइंट पे हो, तब जाकर वो इक्विलिब्रियम होगा। फॉर एग्जांपल इसका हम ले रहे हैं, ठीक है, फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम फ्यूजन कराएं, फ्यूजन का मतलब कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर, प्रेशर दोनों का दोनों कांस्टेंट रहता है। जैसे वाटर का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 0 डिग्री सी आइस का। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बच्चों तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और प्रेशर कांस्टेंट है तो याद करो, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू हमारा क्यूपी हो जाएगा, और क्यूपी जो होता था वो डेल्टा एच के बराबर, क्यूपी बाई टी, और क्यूपी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एच बाई टी। कहने का मतलब फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया डेल्टा एस फ्यूजन, फ्यूजन करा रहे थे तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी एफ। टी एफ क्या हो गया, तो टी एफ हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन ये कब लगेगा,
ये तभी लगेगा जब मेल्टिंग पॉइंट दिया हो। मेल्टिंग पॉइंट पे ही ये फॉर्मूला लगने वाला है, ऐसे लगने वाला नहीं है, यानी जब इक्विलिब्रियम पे होगा तभी लगेगा। डेल्टा एस फ्रीजिंग लिखोगे तब क्या आएगा, अगर हम बिल्कुल इसी तरीके से लिख दे डेल्टा एस फ्रीजिंग, तो डेल्टा एस फ्रीजिंग होगा डेल्टा एच फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टीएफ हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट। और बताओ डेल्टा एच फ्रीजिंग क्या होगा, तो आइस को मेल्ट कराने के लिए जितना हीट दिए हो, अगर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो उतना ही हीट जो है हमारा रिलीज हो जाएगा। तो डेल्टा एच फ्रीजिंग जो होगा वो हो जाएगा माइनस डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी एफ। ठीक है, अगर एक्स अमाउंट ऑफ हीट देने से आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो एक्स अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो जाएगा सेम कंडीशन पे। तो बहुत सारे बार सवाल में डेल्टा एच जब फ्रीजिंग पूछेगा तो तुमको फ्यूजन का डेटा दे देगा, तो उसका साइन चेंज करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो ये फ्यूजन का आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर तुम वेपोराइजेशन की बात करो, अगर हम लिखे वेपोराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है कांस्टेंट हो गया। तो सेम फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिखेंगे फिर से, तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन बराबर हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो सवाल इस पे क्या आएगा, तुमको डेल्टा एस और डेल्टा एस दे देगा, तुमसे टीवी पूछेगा, इन तीनों में से कोई दो दे देगा, तीसरा तुमसे पूछेगा। ध्यान रखना, प्रिकॉशन रखना इस बात का कि मैक्सिमम टाइम्स जो तुम्हारा डेल्टा एच है वो किलो जूल चाहे किलो कैलोरी वगैरह में देगा, और डेल्टा एस जो है वो तुमको जूल चाहे कैलोरी में देगा, है ना। तो यूनिट का पक्के से ख्याल रखना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस सब्लिमेशन बराबर डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय सब्लिमेशन पॉइंट। ये कहां पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो चाहे ट्रिपल पॉइंट में भी ये तीनों का तीनों लिख सकते हो, बशर्ते कि नीचे का जो टेम्परेचर है वो ट्रिपल पॉइंट हो। इन जनरल अगर हम लिखें, इन जनरल हम लिख सकते हैं डेल्टा एस ट्रांजिशन बराबर डेल्टा एच ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन, बशर्ते कि हमारा जो प्रोसेस हो वो इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है बच्चों, तो अभी बस एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी, चाहे मेल्टिंग पॉइंट के लिए, चाहे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, चाहे सब्लिमेशन पॉइंट के लिए। छोटा छोटा सवाल इस पे कर सकते हो, जिसमें तुमसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा, चाहे पूछेगा, और डेल्टा एस में रिलेशन निकालना होगा, चाहे वो भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद इस पर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो बच्चों, देखते हैं इन सवालों को। फर्स्ट में कर रहा है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, और डेल्टा एच फ्यूजन डेल्टा एस फ्यूजन दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी एफ। डेल्टा एस दिया हुआ है 35.7 इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन 9.95, लेकिन वो किलो जूल में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टी एफ, और यहां से सॉल्व करके टी एफ तुम्हारा निकल जाएगा। तो एकदम बेकार सवाल हुआ, एकदम आसान सवाल हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि डेल्टा एस फॉर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का इस पर पूछ रहा है 10 ग्राम पानी का 10 ग्राम ऑफ वाटर, और डेटा दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो मेल्ट कराने के लिए, है ना, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमको देना पड़ेगा, दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम को 80 कैलोरी देना पड़ता है। तो 10 ग्राम को कितना देना पड़ेगा, 800 कैलोरी फॉर 10 ग्राम। अगर हम डेल्टा एच फ्यूजन लिखें तो हो जाएगा 80 इंटू 10 800 कैलोरी, लेकिन तुमसे फ्यूजन का नहीं बल्कि फ्रीजिंग का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा एच फ्रीजिंग बराबर डेल्टा एच फ्रीजिंग बाई टेम्परेचर कौन सा, तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन लिखो चाहे फ्रीजिंग लिखो, टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू, तो फ्रीजिंग का क्या होगा डेल्टा एच, तो फ्यूजन का 800 कैलोरी है, तो हम आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो फ्रीजिंग का आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सी, यानी 273 केल्विन। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे, आपका आंसर जो आ जाएगा, है ना, यहां से जो आंसर लाओगे ये कैलोरी में आएगा, और आपको आंसर दिया हुआ है जूल में। तो हम करेंगे क्या, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में जो 800 कैलोरी है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आंसर हो जाएगा जूल पर केल्विन में। सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.25 जूल पर केल्विन। नोट कर लो। ये लास्ट सवाल देखो बच्चों, तो देखो इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसको हम थियरी में कवर नहीं किए थे क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है, इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है।
जब तुमको किसी रिएक्शन देकर उस रिएक्शन के इंडिविजुअल कंपाउंड का एंट्रोपी दिया रहा है और तुमसे डेल्टा एस पूछे चाहे डेल्टा एच भी दिया रहा है, तो रिलेशन क्या होता है? तो मान लो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है और तुमको इसका डेल्टा आर एस लिखना है। तो इसका डेल्टा आर एस होता है प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। अगर तुमको सबका एंट्रोपी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? सी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स एंट्रोपी ऑफ ए प्लस बी टाइम्स एंट्रोपी ऑफ बी हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा चीज है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। यही काम यहां पे करो। तो इस रिएक्शन का, इसको नोट कर लेना थियरी में भी, इस रिएक्शन का जब डेल्टा एस लिखोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट का एंट्रोपी यानी क्या लिखोगे? 6 इंटू Fe2O3 का एंट्रोपी 87 माइनस रिएक्टेंट में आ जाओ तो 4 लिख दिया हम इंटू Fe3O4 का एंट्रोपी। तो इसका एंट्रोपी आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट H0 ऑफ Fe3O4, तो उसको हम x मान लेते हैं। प्लस O2 का कोफिशिएंट 1 है, एक बार चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो 4 गुना 3 12, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18 ऑक्सीजन, 4 गुना 4 16, 16 2 18। पक्का चेक करना, कभी कभी जेई क्या करता है कि कुछ को बैलेंस करेगा कुछ को छोड़ देगा तुमको बेवकूफ बनाने के लिए। तो बैलेंसिंग पक्के से चेक करना, ठीक है। तो बैलेंस है ऑलरेडी। O2 का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो लिखे हम लोग O2 का कोफिशिएंट 1 इंटू क्या, इसका एंट्रोपी दे रखा है 205। तो प्रोडक्ट के एंट्रोपी में से रिएक्टेंट के एंट्रोपी को घटा दिए। और डेल्टा एस कितना दिया है रिएक्शन का? तो रिएक्शन का डेल्टा एस दिया हुआ है -266। तो ये पूरा का पूरा टर्म बराबर हो जाएगा -266 के। तो ये अब सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, यहां से एक्स निकाल लोगे और एक्स जो आएगा वही हमारा S0 हो जाएगा Fe3O4 का, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर यूनिट क्योंकि दिया नहीं है किसी का भी, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि जिस यूनिट में दिया है उसी यूनिट में ये भी होगा और उसी यूनिट में आंसर भी आएगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।